दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज एनवायरनमेंट का दिन है। तो आज के प्रीमिक्स में एनवायरनमेंट की एक थीम है बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जहां पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके डिस्कस किए जाते हैं। और आपको पता ही एनवायरनमेंट का जो एक आपका श्योर शॉर्ट जो एक हम कह सकते हैं ग्रंथ है, वो है आपका शंकर IAS, जिसे आप रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी। तो आज के 5 क्वेश्चन आपके बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी से रिलेटेड ही होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बहुत ही बेसिक चीज आपसे यहां पर पूछी जाएगी फूड चेन से रिलेटेड। ठीक है जी। 2 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। पहले में कह रहे हैं जो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन रहेगी, उसमें जो कंज्यूमर्स आपकी एट द एंड ऑफ द फूड चेन रहेंगे, वो यूटिलाइज करेंगे प्लांट या फिर प्लांट पार्ट को एज देयर फूड। और आपकी डिट्राइटस फूड चेन के बारे में कहा जा रहा है, जो फूड चेन आपकी स्टार्ट होगी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डिकेइंग एनिमल्स या फिर प्लांट बॉडीज। तो ये आपकी यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। थोड़ा सोचिए इस फूड चेन के बारे में, इन 2 टाइप्स के बारे में, उससे रिलेटेड बताइए कौन सी यहाँ पर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बेसिकली जो आपकी फूड चेन्स की टाइप्स रहती हैं, किस तरीके से वो वेरी करती हैं कि जो स्टार्टिंग है फूड चेन की, वहां पर क्या चीज कंज्यूम की जा रही है। तो पहले में जो कह रहे हैं ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, तो बेसिकली इसमें जो यहां स्टेटमेंट में आपको लिखा गया है कि कंज्यूमर्स एट द एंड ऑफ द फूड चेन, तो एट द एंड नहीं, एट द स्टार्ट ऑफ द फूड चेन अगर वो प्लांट या फिर प्लांट पार्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं एज देयर फूड, तो वो आपका ग्रेजिंग फूड चेन कहलाएगा। तो उसी के आधार पर आपकी पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होगी। सेकंड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है डिट्राइटस फूड चेन के बारे में कि वो आपकी कहां से शुरू होगी, फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल्स या फिर प्लांट बॉडीज। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि जैसे कि आपको पता ही है फूड चेन आपकी स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से और वो कार्निवोरस पे जाके खत्म होती है। तो जो सीक्वेंस रहेगा ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन प्रोड्यूसेस ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, और उसे हम फूड चेन वहां पर कहेंगे। 2 कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। जैसे कि आपको पता लगी गया ग्रेजिंग फूड चेन में क्या रहेगा कि जो आपका स्टार्ट होगा उस फूड चेन का, वो कहां से होगा, उन प्रोड्यूसर या उन कंज्यूमर से होगा जो कि बेसिकली प्लांट या फिर उसके फूड को वहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी जितनी भी जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए। ठीक है जी। तो बेसिकली जब आपका वो फूड चेन वहां ग्रीन प्लांट से शुरू होगा एट द बेस, वो प्राइमरी जो उसका कंज्यूमर रहेगा वो हर्बीवोर रहेगा, और एट द एंड जाके वो हो सकता है आपका कार्निवोर हो जाए, बल्कि हो क्या सकता है, इसमें होगा ही होगा। ठीक है जी। जैसे कि आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही बात कर लें, ग्रास बेसिकली कैटरपिलर खाएगा, कैटरपिलर बेसिकली लिजर्ड उसे कंज्यूम कर लेगी, और लिजर्ड को फिर एट द एंड स्नेक भी कंज्यूम कर सकता है। ठीक है जी। वहीं बात करें एक्वेटिक सिस्टम के बारे में, तो वैसे ही आपकी जो फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं वो आपके जू प्लैंक्टन्स द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं, फिर वो आपके फिशेस द्वारा, और फिशेस आपके पेलिकन्स द्वारा। वहीं जो आपकी डिट्राइटस फूड चेन है, तो बेसिकली वो आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर और जो डिकेइंग एनिमल्स रहेंगे। ठीक है जी। जिस तरीके से आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आप बढ़ते जाते चलते कर एट द एंड आपके प्रेडेटर्स तक वो आपकी फूड चेन वहां पर चलती है। डिस्टिंक्शन क्या है कि जो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स हैं कि वो वहां पर क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड अब आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। दी गई हैं यहां 4 स्टेटमेंट्स, आपको बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले में कह रहे हैं जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स रहेगा हमेशा अपराइट रहेगा। सेकंड में कह रहे हैं इन मैनी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास रहेगा वो इन्वर्टेड फॉर्म में भी हो सकता है। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है हमेशा अपवर्ड रहेगा विद लार्ज एनर्जी बेस एट द बॉटम। और जो आपका 4th स्टेटमेंट है उसमें कह रहे हैं जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर है कंप्लीटली डिफाइन करता है किसी भी इकोसिस्टम के ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को। ठीक है जी। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो आपका ये पिरामिड ऑफ नंबर्स है, तो ये आपका अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। कैसे होगा डिस्कस करेंगे अभी हम, पर पहली स्टेटमेंट आपकी तो यहां पर इनकरेक्ट है ही। उसके अलावा जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर रहता है वो आपको किसी भी तरीके से जो आपकी इकोसिस्टम की ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाता है। उसका क्या रीजन है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो आपकी बाकी 2 स्टेटमेंट्स है बिल्कुल यहां पर करेक्ट हैं, और उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो जैसे कि हमने बात की पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में, तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास जो आपको पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो अपराइट भी हो सकता है और कंप्लीटली इन्वर्टेड भी हो सकता है। कि अगर आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में देखें तो यहाँ पर नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। तो उसे जो फर्स्ट जो आपके कंज्यूमर्स रहेंगे यहाँ पर उन्हें कंज्यूम करने वालों का नंबर कम है, उसके बाद जो उसे कंज्यूम करेंगे उसका नंबर कम है। ठीक है जी। उस तरीके से चलता जाएगा। वहीं अगर इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में बात करें, सपोज आपका कोई ट्री है जो उसे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद आपकी जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है जी, उनका नंबर आपका कम हो सकता है, उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनका नंबर वहां पर बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो आपका
पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं वो दोनों तरीके से हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी और आपका अपराइट भी। ठीक है जी। उसके बाद जो एक फैक्ट वहां पर दिया गया था फोर्थ स्टेटमेंट में कि क्यों ये करेक्टली कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकता किसी भी इकोसिस्टम के ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को, कि बेसिकली जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो किस चीज को अकाउंट में नहीं लेता कि साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या रहेगा। ठीक है जी, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, क्योंकि वो हर जगह वेरी कर सकता है। ठीक है जी, तो इसीलिए जो पूरा ट्रॉफिक स्ट्रक्चर रहेगा जहां पे सभी चीजें कैलकुलेट की जाएंगी किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम से रिलेटेड, तो वहां पे जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स है उसे हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आपसे पिरामिड ऑफ बायोमास से रिलेटेड पूछा गया था। तो बेसिकली क्या रहता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो आपके इंडिविजुअल्स हैं क्या उनका वेट रखा जाता है, तो उसे बेसिकली वहां पर कैलकुलेट किया जाएगा, तो वहां पर आपका पिरामिड ऑफ बायोमास वहां पर तैयार किया जाएगा। ठीक है जी, तो उसमें क्या रहेगा, जो टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, और ये आपका ग्राम पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, तो यह भी आपका इन्वर्टेड और आपका अपराइट रह सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो उनका वेट रहेगा ये ज़्यादा हो सकता है, जैसे जैसे ऊपर हमारे जो कंज्यूमर लेवल पे हम बढ़ते जाएंगे, फूड चेन में बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे उनका वेट वहाँ पर कम होता जाएगा। ठीक है जी, फिर आपका जो इक्वेटिक इकोसिस्टम रहेगा वहाँ पर आपका इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा हमने पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बात की, तो बेसिकली वहाँ पर भी जो आपकी हर एक लेवल पर कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो कहीं ना कहीं 10% रूल का ये फॉलो की जाती है कि 10% तो आपकी वहां पर लॉस होगी ही होगी। तो उसी चक्कर से जैसे जैसे प्रोड्यूसर से आपके प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंचेंगे, फिर लास्ट में एपेक्स प्रेडेटर्स तक पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत ही कम बचेगी। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी चीजें हैं आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोटिक इंटरैक्शन से रिलेटेड अब आपको यहां पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं, किस तरीके से कि इंटरैक्शन और जो स्पीसीज है उन पर क्या इंपैक्ट रहेगा। तो 3 यहां पर दी गई हैं, आपको इंटरैक्शंस के बारे में बताना है, इनमें से कौन कौन से पेयर्स आपके यहां पर करेक्ट हैं। कमेंसलिज्म के बारे में कह रहे हैं कि एक स्पीसीज हार्म होगी और दूसरी अनअफेक्टेड रहेगी। फिर यहां पर आपके एम्निसलिज्म के बारे में कह रहे हैं कि एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, दूसरी स्पीसीज आपकी हार्म होगी। और म्यूचुअलिज्म में कह रहे हैं कि कोई भी बेनिफिट या हार्म नहीं होगा किसी भी स्पीसीज को। तो यहां पर आपकी 3 ऑप्शंस दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। यहां पर पेयर्स थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट का। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपके तीनों के तीनों पेयर्स इनकरेक्ट है। ठीक है जी, इसलिए आपकी डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली क्या क्या रहता है कि जिस तरीके से आपकी इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो काफी फंडामेंटल रहती है उनके सर्वाइवल और जो उनका फंक्शनिंग रहेगा पूरे इकोसिस्टम में, तो उसी के चलते यहां पर वो आपकी डिफाइन की गई हैं इंटरेक्शंस। म्यूचुअलिज्म में क्या रहेगा कि दोनों स्पीसीज को वहां पर फायदा होगा। कमेंसलिज्म में क्या रहेगा, एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, दूसरी बिल्कुल ही अनअफेक्टेड रहेगी। ठीक है जी, उसके अलावा कॉम्पिटिशन रहेगा, तो दोनों को किसी ना किसी तरीके का हार्म तो होगा ही। अगर दोनों स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन है, एक पर्टिकुलर फूड सोर्स ही है उनके पास, तो कॉम्पिटिशन रहेगा तो कहीं ना कहीं हार्म तो होगा ही किसी ना किसी एक स्पीसीज को। फिर आपकी प्रेडेशन है, आपकी पैरासिटिज्म आता है, तो बेसिकली उसमें क्या रहता है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को बेसिकली वहां पे कंज्यूम करने की कोशिश करता है, तो वहां पर एक स्पीसीज का बेनिफिट होगा, दूसरे में आपका हार्म रहेगा। फिर आपका मेंसलिज्म आता है, तो उसमें आपकी एक स्पीसीज हार्म्ड रहती है और एक बिल्कुल ही अनअफेक्टेड रहती है। ठीक है जी, कि सपोज जैसे कि आपका ट्री है, ठीक है जी, उस ट्री के आसपास जो आपकी छोटी मोटी हम कह सकते हैं ग्रासलैंड्स वहां पर हैं, बट वो जो ट्री इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है कि उन ग्रासेस तक वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही है। ठीक है जी, तो जो ट्री है वो तो अनअफेक्टेड है, वो तो अपने नेचर से अपने नेचुरली वहां पर ग्रो कर रहा है, बट जो ग्रासेस है वहां के आसपास की जहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो वो आपकी हार्म होंगी। तो आपके मेंसलिज्म का एक एग्जांपल है। फिर आपका न्यूट्रलिज्म आता है, जहां पे किसी भी तरीके का कोई भी हार्म या बेनिफिट किसी भी स्पीसीज को नहीं होता है। ठीक है जी, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अफॉटिक जोन से रिलेटेड अब आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इन 2 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं इस जोन में क्या रहता है, दोनों रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपकी होती है, और सेकंड में इसका एक और नाम कहा जा रहा है प्रोफंडल जोन, कि इसे इस नाम से भी जाना जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो अफॉटिक जोन रहता है कि किसी भी आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में अफॉटिक जोन कौन सा रहेगा, जहां तक आपकी सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो वहां पे सिर्फ आपकी रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस रहेगी, फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं पाएगी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। सेकंड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि इसे प्रोफंडल जोन के नाम से भी जाना जाता है, और उसी के आधार पर यहां पर बी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक सी बातें कर लेते हैं अफॉटिक जोन्स के बारे में, कि जो लोअर लेयर्स रहती हैं आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की, जहां पर लाइट पेनिट्रेशन नहीं पहुंच पाती, और वहां पर जो
प्लांट्स की ग्रोथ है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो उसे हम आपका उस पूरे जोन को अफॉटिक जोन वहाँ पर कहा जाता है। ठीक है जी, सिर्फ रेस्पिरेशन एक्टिविटी वहाँ पर होती है। और किस तरीके से अगर हम पिक्चर के आधार पर इसे समझने की कोशिश करें तो ये जो आपका यहाँ पर जोन दिखाया गया है, ठीक है, जहां पर आपकी सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो ये जो आपका पूरा जोन है बेसिकली ये आपका अफॉटिक जोन कहलाता है। ठीक है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था। अगले क्वेश्चन आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जब आपका सक्सेशन होगा दैट इट इज ब्रॉट अबाउट द लिविंग इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, तो उसे क्या कहेंगे, वहां पर उस प्रोसेस को कहेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके नाइट्रेट्स हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं बैक्टीरिया द्वारा इन द सॉइल एंड आर टेकन अप बाय द प्लांट्स, और उसे कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड्स में, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं प्रोटीन्स के लिए। ठीक है जी। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपको सैल और बैम्बू हैं वो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, थोड़ा सोचिए। फैक्ट यहाँ पर आपके टेस्ट किए जा रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जहां पर जो सक्सेशन की एक्टिविटी है अगर उन्हीं कम्युनिटी के इनहैबिटेंट्स द्वारा की जाएगी तो वो ऑटोजेनिक सक्सेशन रहेगी। जो अगर बाहर के किसी कम्युनिटी के इनहैबिटेंट्स द्वारा अगर वहां पर सक्सेशन कैरी आउट की जाएगी तो उसे हम एलोजेनिक कहेंगे। ठीक है जी। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट होगी। सेकंड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है किस तरीके से आपका जो नाइट्रोजन साइकिल है उसी की यहाँ पर एक आपको कह सकते हैं साइकिल के बारे में ही एक बेसिक सा स्टेप यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है सेकंड स्टेटमेंट में। और थर्ड में जो आपका सैल और बैम्बू है बेसिकली वो आपके एग्जांपल्स हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के, ना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के। ठीक है जी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपकी करेक्ट है। करेक्ट कौन सी है सेकंड, तो उसी के आधार पर आपकी यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक सी जो आपकी सक्सेशन की एक्टिविटी रहती है जो वो तो आपको पता ही है। तो जो अगर आप उसी कम्युनिटी के द्वारा की जाएगी तो ऑटोजेनिक रहेगी और किसी अगर बाहर के आउटसाइड फोर्सेस द्वारा रहेगी तो वो एलोजेनिक रहेगी। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपको पता ही है जिस तरीके से आपकी सारी साइकिल्स काम करती हैं। तो बेसिकली जो आपकी इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई है हमारे पास नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में तो वो काफ़ी एलिमेंटल फॉर्म में है जो कि डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा यूज नहीं की जाती। इसीलिए फिर आपको उसको फिक्स करने की जरूरत रहती है, उसे अमोनिया में कन्वर्ट करने की जरूरत रहती है, नाइट्राइट्स में नाइट्रेट्स में, जिससे पहले वो प्लांट्स उसे कंज्यूम कर सकें। ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपकी कंजर्वेशन एक्ट्स होगी, ये आपकी एक थीम रहेगी, उससे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, उसके ऊपर हम अलग से एक आपका लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है जी। इंडिया में आपका टाइगर से रिलेटेड हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे। तो इन सभी थीम्स को हम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते जाएंगे, आपके 5-5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करते जाएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द गेम जब आपका प्रीलिम्स नजदीक आ जाएगा तो आप एक बार दोबारा से इसे रिवाइज करें और जितने भी आपके इस तरीके के स्टैटिक या फिर करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन उस पर्टिकुलर थीम से वो वहां पर कवर हो जाएं। ठीक है जी। तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर मेंशन कीजिए जो भी रहा है और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।